बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज का हमारा इलेक्शन का ये प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं सिंध से और सिंध के शहर सक्खर से। सक्खर में अगर आप देखें तो नेशनल असम्बली की आपको दो नशस्तें मिलती हैं, NA 200 और NA 201, और इसी तरीके से प्रोविंशियल असम्बली की यहाँ से 4 नशस्तें हैं। अगर आप यहाँ सक्खर से देखें तो सक्खर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब जुड़े हुए हैं। हर इलेक्शन में उस हलके से हमें जीतते हुए भी दिखाई देते हैं। दूसरे हलके में अगर हम देखें वहाँ पे भी आपको यही सिचुएशन मिलती है। नुमान इस्लामुल शेख साहब जो हैं वो वहाँ से जीतते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों हलके जो है वो हर इलेक्शन में जीतती हुई नज़र आती है। पिछले इलेक्शन में ख़ास चीज़ ये थी कि उससे पहले अगर हम देखें तो MQM या GDA के लोग आपको नज़र आते थे, लेकिन पिछले इलेक्शन में जो दूसरे नंबर पर आने वाली जमात थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन इस बार आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से इंतखाबी कैंपेन करती है और ख़ास तौर से यहाँ अगर सक्खर में देखा जाए तो नज़र नहीं आती है। इसी तरीके से अगर हम प्रोविंशियल असम्बली की नशिस्तों की बात करें तो वहाँ पे आपको सैयद नासिर हुसैन शाह जो हैं वो नज़र आते हैं कंटेस्ट करते PS 25 सक्खर से। वो पहले इलेक्शन में भी हमने देखा है कि जीते थे यहाँ से और सिंध के वज़ीर भी रहे। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी, वो इसलिए कि मैंने जैसे आपको पहले बताया क्योंकि वही सिर्फ इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। और जो सक्खर के 8,33,000 के करीब वोटर्स हैं वो 8 फरवरी को क्या फ़ैसला करेंगे और किस बुनियाद पर करेंगे, आज के प्रोग्राम में आपको वो दिखाते हैं। सक्खर के हल्के हम आपके लिए लेकर आए हैं और सक्खर में सर फहरिस्त जो नाम आता है, जो सक्खर से जुड़ चुका है, वो NA 201 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि रिवायती अंदाज में कैंपेन चल रही है या इस दफ़ा कुछ गैर रिवायती भी है इन इलेक्शंस को लेके? सच्ची बात है, गैर रिवायती है। इतना जोश और खरोश नहीं है, वन साइडेड काम चल रहा है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मगर जो जोश और खरोश होना चाहिए सारे पाकिस्तान में। मैंने 35 साल से पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो वो माजी की तरह जोश और खरोश नज़र नहीं आता पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में। अब शायद नज़दीक जा रहे हैं तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि वन साइडेड काम चल रहा है, तो ये वन साइडेड PMLN की फेवर में ही चल रहा है? नहीं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में ओवरऑल PMLN हो या कोई हो, मगर और मुखालफ हम भी मुखालफ हैं PMLN के। हम भी चल रहे हैं पंजाब में, मगर PMLN जिसको बाहर आना चाहिए, खुल के आना चाहिए, शायद तो उनको आसरा कोई ज़्यादा मिल गया है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है इस वजह से करते हों। और दूसरी जो जमातें बनी हैं PTI से टूट के, वो भी आपको महसूस करते होंगे, तो उनके भी अपने अपने ख्यालात हैं। तो असल लड़ाई जो है इस वक्त नज़र आती है कहीं पे भी है तो पीपल्स पार्टी कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी के सामने वो जमातें अभी तक आई नहीं है। अभी जिस तरह आपके मुखालिफ जो इत्तेहाद बना है, PMLN शहबाज शरीफ आए, उनकी मुलाकातें हुई GDA के लोगों के साथ, MQM के साथ, इससे कोई पीपल्स पार्टी को फ़र्क पड़ा है? ना सिर्फ इस आपके हलके में बट ओवरऑल अगर सिंध में देखा जाए। ओवरऑल हम मशकूर हैं नवाज शरीफ के, उसकी पार्टी के MQM के साथ उसने अलायंस किया है। MQM के साथ अलायंस करने के बाद जो इंटीरियर सिंध है, जो कराची समेत सिंध है, कराची का कुछ हिस्सा है, वो मुस्लिम लीग से उनको एलर्जी हो गई है। वैसे वो काफ़ी तादाद में लोग मुस्लिम लीग में थे यहाँ, और इसके आने के बाद, इसके अलायंस करने के बाद वो समझते हैं कि जो MQM की सोच है वही सोच अब नवाज शरीफ की है सिंध के बारे में। तो जो मुखालिफ हैं हमारे,
उनका जो दोस्त बनेगा नेचुरली सिंध के लोग तो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उनके तो लोग भी गए, रज़ा हारून वहाँ शामिल हुए जो पीएसपी में चले गए थे, अनीस एडवोकेट गए। अभी जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ओवरऑल मुल्क में देख के कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, या जिस तरह आपने कहा कि लगता है उनको आसरा ज़्यादा ही मिल गया, नून लीग वालों को उस तरह कैंपेन नहीं कर रहे, वाकई चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे नवाज शरीफ? तो आप उस दिन चला देना। पहले आपने स्टेटमेंट दिया था। हाँ, हम आपको सरप्राइज देंगे, जी जी। देखेंगे आप। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से भी सीटें लेगी और यहाँ से वो स्वीप करके अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के सिंध के लोगों की, सिंध की हुकूमत रही है और बड़ी खिदमत की है हम लोगों ने। सरप्राइज आपको नजर आ रहा है कि वो ख्याल करते रहें कि नवाज शरीफ साहब बनेंगे, आप कह रहे हैं बिलावल साहब वजीर आजम बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर आपको, क्योंकि जरदारी साहब ने भी कहा है, आपने खुद भी ये बयान दिया था कि आपको एक जमात की हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही, तो कोई कौमी हुकूमत है क्या? फॉर्मूला क्या होगा? देखें, कोई भी हुकूमत आके अकेली हुकूमत नहीं बना सकता, ये कोalition हुकूमत बनेगी। हमारी कोशिश होगी कि जब बने तो वज़ीर आज़म बने, अपनी ताकत से बने, नहीं बनते हैं तो फिर हमें अपोजिशन में बैठने में कोई हर्ज नहीं होगा। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे डर और खौफ में मुल्क का नुकसान करवा दे। कि अगर आपको नहीं मिलती, मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो आप कह रहे हैं अपोजिशन में बैठ जाएंगे। मगर इलेक्शन होनी चाहिए 8 तारीख। ठीक है। अगर मौका मिलता है, जिस तरह से ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं, अब उनके इंडिपेंडेंट्स हैं जो भी जितने भी नंबर में जीत कर आते हैं, तो अगर हुकूमत बनाने के लिए उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ता है तो करेंगे? नेचुरली इंडिपेंडेंट्स हमारे पास आएंगे, उसी पे तो हम गेम कर रहे हैं। ये वाकई गेम हो रही है फिर पीटीआई के इंडिपेंडेंस की? इंडिपेंडेंस लेंगे। तो ये जो बात की जाती है कि बल्ला छिन जाने से पीएमएलएन को इतना फायदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ है। पीएमएलएन नून का देखा, जिस दिन बल्ला छिना ये निकले हैं पहला जलसा, दूसरे दिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जलसा किया है। हाफिजाबाद इनका गढ़ है, आपने उनका जलसा देखा, आप देख के परेशान हो गए होंगे। नवाज शरीफ बैठा है और हाफिजाबाद के जलसे में 10 से 15 हज़ार लोग थे, तो मैं तो सरप्राइज हो गया, क्योंकि हाफिजाबाद हिस्टोरिक इनका रहा है, पीटीआई का बनी रहा है। क्या वजह है, क्यों ये हुआ, वो मुझे समझ में नहीं आती बात। और वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ रहे थे जब तक बल्ला नहीं छीना गया। साथ ही साथ जो आप सरप्राइज की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब भी यही वजह है कि ना सिर्फ सिंध से बल्कि लाहौर से उन्होंने फैसला किया है लड़ने का, इन्हें 127 से। मकसद ये है कि हमारी पार्टी पंजाब से क्यों आउट हुई, उसका रीज़न है कि पीपल्स पार्टी 88 में पंजाब से सीटें लेके आई, बड़ी सीटें। इवन हम चीफ मिनिस्टर अपना बना रहे थे, मगर आज़ाद उम्मीदवार को भेजा गया। हम 90 में पंजाब से सीटें लेके आए, 97 में तो जो कुछ हमसे हमारे साथ हुआ वो सब दुनिया ने देखा। 2002 में हम 45 सीटें लेके आए, 2008 में हम 40 सीटें लेके आए। आखिर लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी का ये क्यों मसला हुआ है। वो मसला इसलिए हुआ कि हमने वहाँ पे जब नून से इत्तेहाद किया तो लोगों ने कहा कि हम तो मुखालिफ नून के, तो हमारे वोटर जो है वो शिफ्ट हो गए पीटीआई के पास। अब जब ये बात हमारे लीडर को बात समझ में आई तो उसने कहा अब हारूं या जीतूं, लड़ाई पंजाब में करनी है मुझे। ठीक है। इलेक्शन सियासत पंजाब में करनी है, लोगों की ज़बान बंदी को खोलना है। तो ये जो बात हमेशा से की जाती है कि जितना मर्जी आप मकबूल हो जाएं, जो विफाक में इक़्तिदार का रास्ता है वो पंजाब से होकर गुजरता है, वाकई ऐसा नहीं? नेचुरली उनकी सीटें 150 सीटें हैं, बाकी सारे सूबे की मिला के देखें तो कितनी सीटें बनती हैं? 142 सीटें हैं। वो सारे सिंध को मिलाएं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को मिलाएं तो हमारी कम सीटें हैं। ठीक है। अच्छा, जो पिछले दिनों बहुत एक कंट्रोवर्सीज चलती रही मुख्तलिफ बयानात को लेके, जरदारी साहब का एक बयान होता था, बिलावल साहब का एक बयान होता था, फिर उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ कि क्या कोई इख्तलाफ है। आपको लगता है कि उन कॉन्ट्रडिक्शन से या उन स्टेटमेंट से कोई फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमीडिएटली आपने देखा तो जरदारी साहब ने एक बाप के हैसियत से इंटरव्यू दिया था, बाप के हैसियत से, जिसमें वो सीखने की बात की। और ये बात मैं आपको बताऊं, आपको अपना भी एक्सपीरियंस होगा, जो आज से 5 साल पहले आप एंकर पर्सन थी जो सवालात बनाते थे, जब आज बनाती हैं तो कहती हैं कि वो पिछले गलत थे। तो ये जो वक्त के साथ इंसान साथ एक्सपीरियंस आता है, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं। तो कोई इख्तलाफ वगैरह नहीं है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंतखाबी भी नहीं है, देखा है आपने। ठीक है।
अच्छा ये बताइए कि जब इकोनॉमी को हम देखते हैं या जो ओवरऑल हालात हैं, जो ऑब्वियसली फॉरेन रिलेशंस के भी मामलात चल रहे हैं, वो भी ख़राब हो रहे हैं उन ममालिक के साथ भी जिनके साथ सोचा भी नहीं जा रहा था। बिलावल साहब को हमने आज फॉरेन मिनिस्टर काम करते हुए देखा है। इकोनॉमी सीधी करने के लिए इस मुल्क की आपके पास कौन से अच्छे नाम हैं? देखें, सबसे पहले तो इकोनॉमी तब ठीक होगी जब आपकी फॉरेन पॉलिसी, दुनिया के साथ रिलेशनशिप, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का तरीक़ाकार बनता है। जब रिलेशनशिप नहीं होगी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होगी। तो फॉरेन पॉलिसी की रोल अदा करती है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। कौन बेहतर होगा, कौन अब जो जीत के आएगा फिर हम आपको बताएंगे, मगर हम अपना गेम करेंगे अपने बंदे के ऊपर। ठीक है। बिलावल साहब ने पिछले दिनों कहा कि इसहाक डार के अलावा जो मर्जी बन जाए। नहीं, अपने बंदे जब जीत के आए हैं, हिस्ट्री ये है कि डॉक्टर मुबशर हुसैन पीपल्स पार्टी का था, बेस्ट फ्रांस मिनिस्टर साबित हुआ। भट्टू पीपल्स पार्टी के थे, बेहतरीन फ्रांस मिनिस्टर बना। मगर छोड़ दें इनको, लियाकत अली खान सियासतदान थे। इंडिया से जब मुसलमानों ने फ्रांस की मिनिस्ट्री मांगी तो उन लोगों ने खुशी से दे दी कि ले लो। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इसको क्या पता है? तो कुछ पता नहीं। जब अब क्या कहते हैं, फ्रांस मिनिस्टर की इकोनॉमी पॉलिसी को जब देखा, उसने मेहनत की, तो दुनिया परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। तो सियासतदान को आप फ्रांस मिनिस्टर बनाएं, सियासतदान को आप इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का हेड बनाएं, तो बेहतर हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हुकूमतों में होता ये है कि चंद सियासतदानों को वजारतें मिल जाती हैं, कुछ पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो हमें टेक्नोक्रेट्स नज़र आ रहे होते हैं या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स नज़र आ रहे होते हैं। नहीं, अभी पहले तो पीपल्स पार्टी ये बड़ा कम करती है, पॉलिटिकल लोग ज़्यादा होते हैं उसमें। दूसरी जमातों के लिए मैं नहीं कह सकता, ख़ासकर नवाज शरीफ की जमात में तो होते ही टेक्नोक्रेट हैं। वो डिपेंड करते हैं, रिलाय करते हैं, अपने बंदे पर रिलाय कम करते हैं। हम रिलाय करते हैं अपने बंदे के ऊपर। तो इंशाल्लाह इस मरतबा आप देखेंगे कि 2-3 जो हमारे नज़दीक के हैं वो टेक्नोक्रेट नहीं होंगे, पॉलिटिकल लोग होंगे। उनको ज़रूर लेंगे, मगर टेक्नोक्रेट पे हम अपना दाव नहीं लगाएंगे। एक और चीज़, एक इम्प्रेशन है, अब आप इसके बारे में बताइएगा कि जब नून लीग आती है तो वो ब्यूरोक्रेसी से काम निकाल लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इतने सालों से उनके ज़माने से चलते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर्डल्स क्रिएट करती है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी उस तरीके से ब्यूरोक्रेट से काम नहीं निकाल सकी? मुझे आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए की हो, बताएं आप। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। वो नहीं, मैं वो जवाब दूंगी जो वो किनवाते हैं। मैं एक वो मोटरवे का बोलते हैं। मोटरवे बनाते हैं, मोटरवे बना दिया, क्यों? बना दिया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? सिर्फ मोटरवे बनाया उधार पे। पोर्ट कासिम भी दे दिया और एयरपोर्ट्स भी दे दिए उधार पे। चलो बने, चलो बन जाए, मगर सिंध में मोटरवे है? पोर्ट इकोनॉमी कहाँ से डेवलप होती है? पोर्ट से। पोर्ट से ये चीज़ें बननी चाहिए ना। तो पोर्ट तो हमारे पास है, क्यों रोड नहीं बना सिंध में? बलूचिस्तान में रोड क्यों नहीं बना? पोर्ट वहाँ भी है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, आपने जैसे खुद कहा कि शायद उनको लगता है कि आसरा ज़्यादा मिल गया या जो भी है, या जिस तरीके से वो आए वो इस यकीन के साथ आए कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। आपको लगता है कि वाकई अब उनकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी जो उनके बारे में सबने देखा है, जब वो आते हैं उनकी वहाँ फ़ौज से, इदारे से लड़ाई हो जाती है? मैं कह तो नहीं सकता क्या होगा आगे, मगर ये है कि सियासतदानों को होश से काम लेना चाहिए, मिल के चलें तो कोई ताकत उनको हिला नहीं सकती। अगर एक को हुकूमत मिल गई, दूसरे ने दरवाज़ा खटखटा दिया तो फिर कुछ काम नहीं हो सकता। तो अगर अभी ये होना शुरू हो गया, आपने जो सरप्राइज़ दिया और उसके बाद फिर नून लीग की तरफ से ये हुआ, फिर क्या करेंगे? दरवाज़ा खटकाने लग गए और सड़कों पर आ गए? हम नहीं दरवाज़ा खटखटाए। नहीं, नून लीग अगर आ गई, क्योंकि आप कह रहे हैं ना सरप्राइज़ हम दे देंगे। नहीं, दरवाज़ा खटखटाने का आपने मेरा बात नहीं समझी कि जब एक हुकूमत आती है तो दूसरी हुकूमत, दूसरे अपोजिशन दरवाजे खटखटाती है, जैसे इमरान खान ने किया। यही कह रहा हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो आपके सरप्राइज देने के बाद नून लीग ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया तो फिर क्या करेंगे? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तोड़ने में उनका हाथ, पीपल्स पार्टी की मैच्योरिटी में और दूसरी पार्टी की मैच्योरिटी में दिन रात का फ़र्क है। मैं 2008-9 में 10 में नवाज शरीफ काला कोट पहन के हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया।
और लाहौर से जुलूस लेके आए, और जब उनके ऊपर वक्त आया, इमरान खान ने कब्जा किया आके, तो हम खड़े हो गए उनके साथ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के स्पिरिट के साथ खड़े हो गए, और इन लोगों ने हमें धोखा दिया। मगर आज तक 15 साल, और यही रीजन्स हैं कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई, वर्कर हमारा चला गया। ये बहुत से इश्यूज हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। ठीक है, और बिलावल साहब आप कह रहे हैं इन चीज़ों से निकाल सकते हैं पार्टी को। बिल्कुल निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच। आपकी कैंपेन जारी है। यहाँ NA 201 से सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब कैंडिडेट हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। एक बार फिर से खुशामदीद। इलेक्शन सीरीज का हमारा आज का प्रोग्राम सक्खर से है। खुर्शीद शाह साहब की बात सुनी आपने, उन्होंने क्या कहा। अगर हमने पहले जैसे आपको बताया था कि नामवर सियासतदानों की तरफ आते हैं जो आपको सक्खर में भरपूर इंतखाबी मुहिम करते हुए नजर आ रहे हैं, सो उसमें सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का नाम जो है वो भी सर फहरिस्त आता है। PS 25 से कंटेस्ट कर रहे हैं, सूबाई असम्बली के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। कैसी चल रही कैंपेन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। अब इस दफ़ा आपके लिए क्या मुख्तलिफ है इन इलेक्शंस में? खुर्शीद शाह साहब से हम बात कर रहे थे, वो कहते वो जोश नहीं है पहले वाला। देखें, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो 2018 में जो सिचुएशन थी, जिसके तहत RTS के ज़रिए किसी को लाया गया, फिर प्रेशराइज किया जाता था, हमारे बहुत सारे रहनुमा जेलों में थे, बहुत सौ को नाअहल करार दे दिया गया था, और एक बड़ा अलहदा से एक माहौल था। सिंध में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह स्वीप कर रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है, शाह साहब ने जो आपसे बात की, हमारे सीनियर हैं साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब, और कि वहाँ पे कोई जोश जो नज़र नहीं आ रहा, वो मुखालिफ कैंप में नज़र नहीं आ रहा। बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी। अगर हम सिंध के अपने स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, ओवरऑल सिंध में आपको 43% गुर्बत जो है वो नज़र आती है। ये बिलावल साहब ने कहा था, ये खुर्शीद शाह साहब ने भी इसकी बात की थी। और अगर सिर्फ रूरल एरियाज़ को देखें तो 75% तक चली गई है। इसकी क्या वजह है? 15 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, देखें, पीपल्स पार्टी की अगर 15 साल से गवर्नमेंट है, तो जो पहले 5 साल रहे जब फेडरल में पीपल्स पार्टी थी, तो ये जो एक बहाना बना लिया जाता है ना कि जी अब तो 18वीं तरमीम है, जी अब तो NFC है, अब तो सारे, ये ऐसा नहीं है। बल्कि आप नेट पे जा सकते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो PSDP है, जो फेडरल बजट बनता है, उसमें जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी फेडरल, तो मसावी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। उसके बाद जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई या फिर PTI की गवर्नमेंट आई, आप जाके चेक करें कि सिंध का हिस्सा उस पूरे PSDP में 2-4% रहा। कोई मैक्सिमम हुआ तो किसी एक साल 8% हुआ। जब वैसे आप सुन लें उनकी बातें कि जी कराची रीढ़ की हड्डी है मुआशी तौर पर, लेकिन वहाँ के लिए PMLN की गवर्नमेंट हो या PTI की गवर्नमेंट हो, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ज़बानी वायदे किए। पीपल्स पार्टी ने उसके बरक्स जो भी हमें डिफ़िकल्टीज़ थी, उसके बावजूद आपने देखा यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, जो इलाज है, जो मुमकिन नहीं था कि दिल का इलाज मुफ्त लोग आज ताज्जुब करते हैं, कैंसर जो बिल्कुल मुफ्त उसका इलाज, जिगर की पेवंदकारी हो, गुर्दों की हो, TB हो, तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इन जगहों को सब्सिडाइज किया और ये इलाज मुफ्त किए। फिर गुर्बत के लिए अगर आप आते हैं तो बिस्प का प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, उसके बाद सिंध में SRSO है, हैंड्स हैं, दीगर NGO हैं, उनके साथ उनको फंड करके, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप SRSO का अगर आप सक्खर आई हैं तो वो हेड ऑफिस है, वो ज़रूर उस पर विज़िट करें। 12 लाख के करीब ख़वातीन को अपने पैरों पे खड़ा किया गया है, जो अपना घर चलाती हैं, जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग की गई, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसी तरह दीगर प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। गरीबों की बात सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करता है। मैं आपको एक और मिसाल दूं, ये सारे इलाज दूसरे सूबों में मुफ्त नहीं है, वहाँ से हमारे बहन भाई यहाँ आके इलाज कराते हैं। फिर अब जो हालिया सैलाब आए, बरसातें हुई, बहुत सारे नुकसानात हुए, 20 लाख घर जो है वो सिंध में उनको हम बनाना शुरू किया है। इसी तरह दूसरे सूबों में भी घर डैमेज हुए हैं गरीब लोगों के, किसी सूबे में उन्होंने नहीं बनाए, सिर्फ
बिलावल साहब के अहकामात पर हमने सिंध में वो शुरू किए हैं 20 लाख, जिसमें 2-2.25 लाख के करीब घर बन चुके हैं। फिर जितने लोग रहते हैं सालों से, जिनकी अपने मालकाना हुकूक नहीं है, उनको रेगुलराइज किया है। बहुत हद तक लोगों को मालकाना हुकूक दे दिए गए हैं, बाकी वो प्रोसेस जारी है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, आप कहते हैं जी सिंध 15 साल से इन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या वजह है कि 2008 में तो बीबी शहीद के जज्बात का वोट था, सिंध में वोट मिले। 13 में क्या हुआ कि जब आरओ इलेक्शन थे, मुश्किलात का दौर था पीपल्स पार्टी पर, हमने 2008 से ज़्यादा सीटें 2013 में ली। फिर 2018 में क्या हुआ, जब आरटीएस था, हमारे लोग जेलों में थे, हमारे 10 से ज़्यादा लोगों को नाअहल करार दे दिया गया, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, हमने 13 से ज़्यादा सीटें ली। ये वो काम है जो हमारा राब्ता है लोगों के साथ, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी कामयाब होती आपने है। तफसील से वो चीजें बताई जो पीपल्स पार्टी ने की हैं, मैंने बगैर इंटरप्ट किए आपको सुनी। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए उसकी एक वजह है क्योंकि मैं हमेशा पीपल्स पार्टी के बारे में कहती हूँ कि सारी जो फहरिस्त आप गिनवाते हैं ये मार्केट नहीं हो पाती है, प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं आप लोग, शायद बहुत सारी चीजें इस वजह से भी रह जाती हैं। बिलावल साहब को देख रहे हैं वजीर आजम बनते? जी बिल्कुल, 100%। मैं, आप कहेंगी कैसे? मैंने इसलिए सवाल किया कि दूसरी तरफ का तो ये एक इम्प्रेशन बन गया है कि वो चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मियाँ साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपको फिगर्स देता हूँ। सिंध में 61 सीट्स हैं, 50 प्लस हम आराम से ला रहे हैं, मुकाबला ही नहीं है, बल्कि हम 55 को टारगेट किया हुआ है। जनूबी पंजाब में लास्ट टाइम भी हमारे पास 6-7 सीटें थीं, इस वक्त हम वहाँ से 15 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब मुश्किल था, चेयरमैन साहब वहाँ पे खुद जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जोश जज्बा वापस लोगों में आ रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है पंजाब, लेकिन बहुत सारे हथकंडों के जरिए पीपल्स पार्टी को वहाँ से दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब वो जो वोटर सपोर्टर पीपल्स पार्टी का है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वजह से वापस आ रहा है। और आप देखेंगे कि हम सरप्राइज रिजल्ट वहाँ देखें। बलूचिस्तान में इस वक्त आप चेक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी के पास हैं। केपी में ज़रूर मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन वहाँ भी हमें अपना हिस्सा मिलेगा। इस अगर काउंटिंग को आप करते हैं तो इस ऐसी काउंटिंग किसी और पार्टी के पास नहीं। मियाँ साहब बहुत काबिल एहतराम, नवाज लीग के लिए भी इज्जत, लेकिन जब कोई मुकाबला होता है, अगर फौज ना भी कहें, पार्टियां आप कह दें, जंग ना भी कहें, इलेक्शन कह दें, तो एक वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी दिल शिकस्ता होते हैं, तो वो क्या लड़ेंगे? ये देख लें कि नून लीग इलेक्शन से कतरा रही है, कैंपेन उस तरह नहीं कर रही, वो ऑलरेडी दिल शिकस्ता है। तो जो इस तरह के लोग मैदान में उतरेंगे तो मुकद्दर जीत उनका होगी जो लड़ रहे हैं। एक और चीज़ भी अभी मैं सक्खर में आवाम से देख रही थी कि उन लोगों को अगर कोई कहता भी है कि हमने पीटीआई को वोट करना है, उनको पता ही नहीं है अव्वल तो कि उनका उम्मीदवार कौन है, उनको ये नहीं पता कि उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है। सो पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड बल्ला छिन जाने के बाद से। उसका फ़ायदा लगता है ऐसे कि और किसी जमात को तो हो ना हो, पीपल्स पार्टी को ज़रूर होगा, ख़ास तौर पे सिंध में, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इशारों कनायों में बात करते हैं कि अगर हमारा मुमकिन कोई अलायंस हो सकता है जीतने के बाद हुकूमत में शामिल होने के लिए, तो पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है। देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह स्टांस था, अब भी है, कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वो मुकम्मल तौर पर हिस्सा लें और उनका निशान बल्ला होना चाहिए। ये मेरा चेयरमैन कह चुका है। लेकिन पीटीआई की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उन्होंने उस दिन प्रोसीडिंग सब ने देखी, चीफ जस्टिस साहब ने लाइव प्रोसीडिंग्स थी, उनको बहुत ज़्यादा मौके दिए, लेकिन वो लोग कोई सबूत पेश नहीं कर सके। क्योंकि जो फैसला होता है अगर कानूनी आईनी तौर पर, तो वो ठोस सबूतों पे किया जाता है। तो मैं तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने नजरिया ज़रूरत को ख़त्म किया कि जी वो बड़ा प्रेशर है, फंडामेंटल राइट्स हैं जी, बल्ला दे दिया जाए। उन्होंने कोई सबूत ही नहीं दिया, तो वो कैसे फिर नेक्स्ट डे वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था, जिसमें खोसा साहब ने शोबदेबाजी की, ड्रामेबाजी की और कहा जी मैं केस वापस ले रहा हूँ, वो एक मौका था पीटीआई के पास कि वो चीफ जस्टिस साहब से कहते हैं कि जी चले, हमें बैट का निशान नहीं मिला, कम से कम हमें कोई एक सिंबल तो दे दें हमारे कैंडिडेट्स को। लेकिन वो मौका भी उन्होंने सिर्फ अपने ड्रामेबाजी की वजह से गंवा दिया। हम तो चाहते थे कि उनको मिले, हमें उनसे
कोई फायदा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं। पंजाब में, साउथ पंजाब में खास पंजाब में, क्योंकि देखें इस वक्त जो ज्यादा से ज्यादा पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो ये समझते हैं कि नून लीग उनके मुखालिफ है। ठीक। इस वजह से ये इम्कानात जरूर हैं कि वो देखेंगे कि उनके मुकाबले में कौन है, और अगर वो जीतने की पोजीशन में है तो मे भी उनके कुछ वोट पीपल्स पार्टी के लोगों को मिल जाएं, और ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है। एक चीज तो तय है कि पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जिसके हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपको बाकायदा भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम करती दिखाई दे रही है। बाकी जमातें उस तरीके से नजर नहीं आती हैं। नुमान साहब से भी बात करते हैं। NA200 के कैंडिडेट हैं, यहाँ से चला रहे हैं फिर तीर 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला जी। 8 तारीख तो तीर ही तीर चलेगा। इस सक्कर की आवाम ने 3 दफ़ा मुझे पहले मुंतखब कर चुकी है, तो अल्लाह के शुक्र फजलो करम से यहाँ काफ़ी काम भी करवाएं, चीज़ें भी की, आवाम के साथ राब्ते में भी हैं। तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला तीर ही तीर होगा। एक और अच्छी चीज पीपल्स पार्टी की कि इंतखाबी मुहिम तो भरपूर चल रही है। वाहिद जमात वो भी बन गई है जिसने एक मैनिफेस्टो जो है वो सामने रखा है अवाम के, वरना ज्यादातर सियासी जमातें जो हैं वो मंशूर की बात तो करती हैं लेकिन कुछ ठोस फराहम नहीं करती। अमल कितना मुमकिन हो पाएगा? देखें, आप इससे पहले हमारा 2008 वाला मंशूर निकाल के देख लें, जो हमने 2008 के अंदर मंशूर पेश किया था, और उसके अंदर हमने तकरीबन 80 से 90% पूरा किया था। इस वक्त चेयरमैन साहब ने 27 दिसंबर को अपना मंशूर पेश किया, 10 नुकाती मंशूर है, जिसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं वो मुमकिन होती हुई नज़र आ रही। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा प्लान है, और अल्लाह करे ये अवाम हमें हमारे वोटों से बिलावल साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब कराए, तो वो मंशूर में से हमें उम्मीद है 70-80% हम पूरा करेंगे, बल्कि 100% पूरा करेंगे। अपने अपने हलके में एक तो अपनी कितनी लीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि पहले जीतते आ रहे हैं, अभी भी उम्मीद है, और यहाँ पे क्या डिलीवर क्या किया है? देखें, आज डिलीवर आपने मेरे ख्याल में शहर घूमा है या नहीं घूमा है? शहर के अंदर आपको मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत रोडें नज़र आई होंगी, जो मेरे ख्याल में इंटीरियर में किसी ऐसे शहर में, कराची में भी नहीं होंगी मेरे ख्याल में, ये तो आपको मानना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास, मेरे हल्के में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरी हल्के में NICVD है। सब हमारा एक टीम वर्क का नतीजा था। खुर्शीद शाह साहब बड़े थे, हमने मिल के सारे काम किए। एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत हम उसको आगे लेके गए। साफ़ पानी के ऊपर हमारा काम हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रॉब्लम में आया था। अगर वो ना होता तो आज पानी का साफ पानी भी सक्कर शहर को होता। 8 MGD से हम इसको 34 MGD पे लेके गए, जो पानी आ रहा है। रोड़ी के अंदर हमने फिल्टर प्लांट लगा दिया है, जो 80% कंप्लीट है। कैटल कॉलोनी कर दी हमने, इलाके में बहुत काम किया लगभग। काम किया है। एक आखिरी सवाल शाह साहब जाते जाते बताइएगा, आई नो आपका ये कॉर्नर मीटिंग है और आपका काफ़ी टाइम ले रहे हैं। आखिरी सवाल, वाकई आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद बनने वाली कोई भी हुकूमत हो, आपकी हो, इत्तेहादियों की हो, जैसे जरदारी साहब को लगता है, वो स्टेबल भी हो पाएगी? क्योंकि बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि बाहर से ही जमातें जो हैं जो हार जाती हैं, जो कैंडिडेट जीत जाते हैं, या ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर हालात हमारे सामने क्या होता है? देखें, इस पे भी चेयरमैन बिलावल साहब ने खुल के इजहार किया है कि अब हमें वो पुरानी सियासत जो है उसको खैराबाद करना होगा। जो भी जीतता है, जिसको भी मैंडेट मिलता है, पाकिस्तान की बाशऊर अवाम देती है या कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, वो बेहतरी की तरफ जाए। और अगर अपोजिशन है तो वो भी तामीरी अपोजिशन करे। रिगिंग के इल्जाम लगते हैं और फिर सड़कों पे आ जाते देखिए, हैं opposition। ये तो हर कोई हर दफ़ा लगते रहे हैं ना, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी का हमेशा मुस्बत किरदार रहा है। तो हम इस दफ़ा मुकम्मल कोशिश होगी, और इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा तो चेयरमैन साहब सबको कहेंगे कि आए मिलकर काम करें। देखें, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है और दहशतगर्दी से है। तो इसको मिटाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक आहिस्ता आहिस्ता परसेप्शन ये भी बनता जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और PMLN वापस आए थे, ये तासुर बनाते बनाते कि उनके वहाँ मामला तय हो गए जहाँ होने चाहिए थे, लेकिन लगता है ऐसे कि शायद वो पीछे रह जाएं। पीपल्स पार्टी ने अपनी गेम सेट कर दी। देखिए, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की लाडला रही है। आप तारीख उठा लें, आप तारीख उठा लें कि पीपल्स पार्टी मिसाल 88 ले लें, तमाम मुश्किलात के बावजूद पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नशस्तें नेशनल असम्बली में लीं। इवन पंजाब में भी सबसे ज़्यादा नशस्तें पीपल्स पार्टी के पास थीं, लेकिन तब प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन 2 दिन के बाद होता था। तो वो ये मुमकिन ही नहीं था कि जो पार्टी नेशनल गवर्नमेंट बना रही है और सूबे में भी उसकी सीटें ज़्यादा हैं, उसको प्रोविंशियल असम्बली ना मिले। ये इस तरह की चीज़ें पीपल्स पार्टी के साथ होती आई हैं। हमने तो मुश्किल हालात में गवर्नमेंट्स की हैं, और हम वहाँ के लाडले नहीं हैं जिनके वो बनना चाहते हैं या वो तासुर दे रहे हैं। देखिए, हमारा कसूर क्या है? चेयरमैन ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी की दाढ़ी में तिनका ढूंढने लग गए। उन्होंने कोई एवन
फील्ड की तो बात ही नहीं की थी कि वो परेशान हो गए। और सिर्फ हम नहीं कहते, देखें नून लीग के अपने सीनियर लोग, ये जो उनके शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, दानियाल साहब थे और बहुत सारे लोग, वो खुद कहते हैं कि ये तासुर नून लीग को ले डूबेगा। जी शाह साहब बहुत शुक्रिया, शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सो यहाँ पर क्या सूरत हाल है आपने देखा, NA 200 के उम्मीदवार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और शाह साहब की आपने बात सुनी जो PS 25 से उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है वो भरपूर अंदाज में जारी है। ऑब्वियसली फैसला जो है वो आवाम ने करना है 8 फरवरी को। और यहाँ पर आपने अभी तक देखा होगा जो प्रोग्राम के थ्रू भी आपको कैंडिडेट जिनकी बात सुनने को मिली है वो पीपल्स पार्टी के ही हैं, क्योंकि मैदान में आपको और कोई नजर नहीं आ रहा है। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का जो हमारा इलेक्शन का प्रोग्राम है वो हम आपके लिए सक्खर से लेकर आए हैं। ज़रा आवाम की राय भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, किसको वोट दे रहे हैं और सक्खर में क्या सूरत हाल है इंतखाबात को लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका वोट इधर ही है सक्खर में? हाँ सक्खर में। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। अच्छा, कौन है उनके उम्मीदवार यहाँ से? पहले जो तो ही था, अभी भी वही है तो हाँ वो भी। अच्छा, मुबीन जतोई साहब को वोट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। इलेक्शन में किसको वोट कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को? जी जी। आप किसको वोट दे रहे हैं? जी हम तो मोहतरमा बेनज़ीर को देंगे, मोहतरमा बेनज़ीर को, बिलावल साहब को। जी हाँ। अच्छा, हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट जी देते हम तो पीपल्स पार्टी को देते आ रहे हैं। हैं? क्या वजह है, इतने सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या किया यहाँ पे? काम तो मैडम कुछ नहीं किया, अभी काम जो हो रहा है ना अभी बिलावल भुट्टो ही करवा रहा है अभी। अच्छा जी हाँ, जितना हो रहा है बिलावल साहब करवा रहे हैं। बेशक बिलावल करवा रहे हैं। आप किसको वोट कर रहे हो? बिलावल भुट्टो। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब को। तो बिलावल साहब के कौन है उनकी पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार कौन है? कोई नहीं पता। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो पीपल्स पार्टी का वोटर है ना वो कहता है पीपल्स पार्टी को ही वोट करना है। आप किसको वोट कर रहे हो? अच्छा जी, किसको वोट कर रहे हैं 8 फरवरी को? हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी को शुरू से पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल, शुरू से। अच्छा, तो क्या वजह क्या पीपल्स पार्टी को वोट करने की? बस पीपल्स पार्टी की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारी वजूहत हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम है उनके। अस्सलाम वालेकुम। आपका वोट भी यही है, सक्खर में ही शुरू से यहीं रहते हैं? जी जी, किसको वोट कर रहे हैं 8 फरवरी को? पीपल्स पार्टी को। अच्छा, और आपकी क्या वजह है पीपल्स पार्टी को वोट करने की? पीपल्स पार्टी असल में यहाँ पे तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करती है। इमरान खान की इतने देर हुकूमत थी, 3-4 साल कुछ भी नहीं किया, कोई तरक्याती काम नहीं किया। अच्छा, फिर भी यही करती है, इसलिए आपका वोट भी पीपल्स पार्टी को है? जी। अच्छा, ये भी पीपल्स पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी की जो वजह है यहाँ से जीतने की वो नजर आ रही है। अवाम का वोट जो सक्खर में खास तौर से मैंने आपको बताया कि 2 नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं, 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और आप रिकॉर्ड देख लें कि मुसलसल हर इंतखाब जो है दोनों नशिस्तों से नेशनल असम्बली की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही और उनके उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। किसको वोट कर रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाब में? किसको? महंगाई का दौर है आजकल, वोट की तरफ तो ख्याल ही नहीं है गरीब आदमी का। कहाँ से वोट के चक्कर में कौन पड़ेगा? आप वोट नहीं डाले थे? इन्होंने 30 साल से कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो आप वोट नहीं डालेंगे? मुश्किल है। आपका वोट किसको है? फिलहाल को देंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब के उम्मीदवार पिछली दफा यहाँ से क्यों नहीं जीत सके थे? बस लालची लोग बड़े हैं ना, तो पीपल्स पार्टी जो है ना फिलहाल जो है ना कोई काम नहीं कर रही है। अभी तो हम तरफ से जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन होगा पीटीआई का उम्मीदवार? यहाँ तो अभी दीदार जो तो ही है, यहाँ पे वही होंगे। हाँ वो पीटीआई का है? जी जी ठीक है, तो उनको वोट डाल रहे हैं। जी। चलें, जबरदस्त। ये भी अच्छी बात है कि किसी को तो पता है कि पीटीआई के उम्मीदवार कौन है, क्योंकि जब से बल्ला छिना है पीटीआई का और आज़ाद हैसियत में लोग लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशान सबके तब्दील हो गए हैं, सो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनके हल्के में पीटीआई का उम्मीदवार है कौन। और इसी को बुनियाद बना के पीटीआई ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, दीवार से लगा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप सुनते हैं कि जो कार्रवाई हुई वो कानून और आइन के मुताबिक हुई। आप किसको वोट करें? अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को करेंगे। आपका वोट है यहाँ सक्खर में ही? जी बिल्कुल। आप किसको वोट दे रहे हैं 8 फरवरी को? पीपल्स पार्टी को। अच्छा, पीपल्स पार्टी को हमेशा वोट देते आ रहे हैं? बस कभी किसी को देते हैं, कभी किसी को। पिछले इंतखाब में किसको दिया था? पीटीआई को दिया। पहले पीटीआई को दिया, अब पीपल्स पार्टी को आप देना चाहते हैं, तो ये जो तब्दीली आई है इसकी खास वजह? बस खास वजह ये है पीटीआई ने बहुत महंगाई की, गरीब के लिए बहुत मुश्किलात की हैं। पीपल्स पार्टी फिर भी सही है। आप किसको 8 फरवरी को वोट दे रहे हैं? हम पीटीआई को दें।
पीटीआई को? पीटीआई के उम्मीदवार पिछली दफा यहाँ से दूसरे नंबर पे थे, तो इस दफा क्या चांसेस हैं कि जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीदवार हैं कौन पीटीआई के? जी जी, ये मुबिन जो तो किसको वोट कर रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाब में? वोट करना है? क्यों नहीं करेंगे, हम तो वोट के लिए खड़े हुए तैयार है, हम पीटीआई को करेंगे, को करेंगे। जो अवाम के तासुरात है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर और ख़ास तौर से उन लोगों को लेकर जिनको ये माजी में वोट करते आए हैं, जिन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, कि 5 साल कोई आता नहीं है और जैसे ही इलेक्शन सर पर आते हैं तो जमे गफ़ीर लग जाता है उम्मीदवारों का और वापस उन्हीं के पास आ रहे होते हैं वोट मांगने के लिए और वही दोबारा से आस उम्मीद और दिलासे दिलाने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है जो मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगी, और वो ये कि हर इलेक्शन में जो बहुत ज़्यादा चीज़ मायने रखती है वो टर्न आउट मायने रखता है कि आवाम कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलती है। अगर उस दिन आवाम नहीं निकलती है वोट डालने के लिए तो उसका मतलब है कि वो उस उम्मीदवार की हार है, या जो उम्मीदवार ये तय करके बैठा है कि आज के दिन वो ज़्यादा वोटर्स को निकाल लेगा, पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचा लेगा, वो उसमें नाकाम होता है तो फिर उसकी आप वहीं समझ लें कि आधी शिकस्त हो जाती है। यहाँ पर जो तासुरात हैं, जिस अंदाज में लोग तंग हैं इस चीज़ से कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी और बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें वोट डालना ही नहीं चाहिए, इस पूरे प्रोसेस से वो मायूस नज़र आते हैं। सो टर्न आउट क्या होता है 8 फरवरी को, ये बहुत मैटर करता है। सक्खर से आज का शो इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।